हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और आपके एग्ज़ाम्स की जो प्रिपरेशन है वो भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो स्टूडेंट्स, MPSC 006 का जो पेपर है वो आपका कल है। उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूरी हैं वो मैं इस वीडियो में लेके आई हूँ। उसके अलावा मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहती हूँ कि इससे पहले के जो 3 वीडियोज़ हैं आपके MPSC 006 के, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को ख़त्म करने के बाद नीचे कमेंट के लिंक में जाके आप वो 3 वीडियोज़ भी देख सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, चलते हैं हमारे पहले टॉपिक पे, वेरियस कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि ये जो हमारा पेपर है ये पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ से रिलेटेड है। पीस यानी कि शांति, कॉन्फ्लिक्ट यानी कि संघर्ष। तो अब क्या होता है कि आपसे पूछा जा रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कौन कौन से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स रहे हैं। So, confidence building measures are actions taken to reduce fear of attack by both parties in a situation of conflict. कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्शंस वो एक्शंस होते हैं जो कब लिए जाते हैं, दोनों पार्टीज़ के द्वारा लिए जाते हैं। टेकन टू रिड्यूस द फियर ऑफ अटैक बाय बोथ, यानी कि दोनों से क्या हो, अटैक ना हो जाए, उसके फियर को कम करने के लिए। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस दीज मेजर्स आर पर्टिकुलरली क्रूशल, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान में तो ये मेजर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में हिस्टोरिकल टेंशंस और कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी होते आए हैं। सो विश्वास निर्माण उपाय को CBM कहा जाता है, यानी कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर संघर्ष की स्थिति में दोनों या सभी पक्षों द्वारा हमले के डर को कम करने के लिए की जाने वाली क्या है, कार्रवाइयाँ हैं। भारत पाकिस्तान संबंधों के संदर्भ में दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक तनाव और संघर्ष को देखते हुए ये उपाय विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। सो नाउ अब हम बात करेंगे कुछ CBMs की, यानी कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की, जो कि इम्प्लीमेंट किए गए हैं दोनों पार्टीज़ के बीच में ट्रस्ट को बढ़ाने के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे मिलिट्री CBMs की, यानी कि सैन्य जो हमारे CBMs हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं, जिसमें आप बताएंगे हॉटलाइंस के बारे में। इस्टेब्लिशिंग डायरेक्ट कम्युनिकेशन लिंक्स बिटवीन मिलिट्री कमांडर्स। पाकिस्तान और इंडिया के जो दोनों के मिलिट्री कमांडर्स हैं उनके बीच में अगर डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो, ठीक है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो, पर्टिकुलरली एट द डायरेक्ट जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन लेवल टू मैनेज द डी एस्केलेट्स क्राइसिस। तो क्या रहता है कि अटैक वाली जो बातें हैं वो सारी पता चलती हैं अगर वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर लेते हैं। तो संकटों को प्रबंधित और कम करने के लिए सैन्य कमांडरों, विशेष रूप से जो संचालन महानिदेशक होते हैं, स्तर के बीच में सीधे संचार लिंक स्थापित करना। ठीक है, मिलिट्री के अंदर क्या होता है, सीधे संचार लिंक जो है वह स्थापित किया जाता है। एडवांस नोटिफिकेशन ऑफ मिलिट्री एक्सरसाइजेज। मान लो कि हम कोई मिलिट्री एक्सरसाइज करने जा रहे हैं तो हम एडवांसली पाकिस्तान को बता देंगे कि भाई ये हम तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं कर रहे, ये तो हम अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं। सो एडवांस नोटिफिकेशन देना होता है। इन्फॉर्मिंग ईच अदर अबाउट मिलिट्री एक्सरसाइजेज नियर बॉर्डर, स्पेशली उन मिलिट्री एक्सरसाइजेज को जो हम बॉर्डर्स के पास करते हैं, ताकि कोई भी मिस इंटरप्रिटेट ना कर ले कि हम कोई अटैक का प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो हमले की तैयारी के रूप में गलतफहमी से बचने के लिए सीमाओं के पास सैन्य अभ्यासों के बारे में एक दूसरे को सूचित करना। भारी तोपखाने का गैर तैनाती, यानी कि नॉन डिप्लॉयमेंट ऑफ हैवी आर्टिलरी। एग्रीमेंट्स टू नॉट डिप्लॉय हैवी आर्टिलरी इन सेंसिटिव एरिया नियर द बॉर्डर। सीमा के पास संवेदनशील क्षेत्रों में भारी तोपखाने, बड़ी बड़ी तोपें रख दी हैं सीधा बॉर्डर के पास ले जाके, ये सब आप नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा, मिस अंडरस्टैंडिंग होगी दोनों कंट्रीज़ के बीच में कि इसने तोप क्यों रख रखी है यहाँ पे। सीज फायर एग्रीमेंट्स, पीरियडिक रीएफर्मेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सीज फायर एग्रीमेंट सच एज वन इस्टेब्लिश्ड 2003 अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल। नियंत्रण जो रेखा है, युद्ध विराम समझौते जो होते हैं वो नियंत्रण रेखा के साथ 2003 में स्थापित युद्ध विराम समझौते जैसे समय समय पर पुनर्पुष्टि और रखरखाव जो है वो होता रहता है। यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल जो है उसे फॉलो करना है, सीज फायर एग्रीमेंट्स करने हैं। तो ये जो 4 बातें मैंने आपको बताई ये किससे रिलेटेड थी, ये थे मिलिट्री CBMs। और हम क्या पढ़ रहे हैं कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो मेजर है, विश्वास निर्माण उपाय पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। तो सबसे पहले हमने किसकी बात की, हमने बात की मिलिट्री CBMs की। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे आपका जो इसी का दूसरा है वो है न्यूक्लियर CBMs। आपको पता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब कितना ज़्यादा खतरनाक होता है।
सो नॉन अटैक एग्रीमेंट और न्यूक्लियर फैसिलिटीज़, जो दोनों कंट्रीज़ हैं उन्होंने क्या किया हुआ है, एक एग्रीमेंट किया हुआ है किस चीज़ को लेकर कि हम आप पे न्यूक्लियर अटैक नहीं करेंगे. सो बोथ कंट्रीज हैव एन एग्रीमेंट नॉट टू अटैक ईच अदर न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ विच दे रिन्यू एनुअली. जहाँ पे भी वो न्यूक्लियर बॉम्ब को बनाते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज़ होती हैं उनसे रिलेटेड अटैक वो नहीं करेंगे. और ये जो आपका CBM है ये हर साल रिन्यू भी होता है. परमाणु सुविधाओं पर गैर आक्रमण समझौते, दोनों देशों के बीच एक समझौता है कि वे एक दूसरे की परमाणु सुविधाओं पर हमला नहीं करेंगे, जिसे वे वार्षिक रूप से क्या करते हैं, नवीकृत करते हैं. दूसरा, परमाणु जोखिम में कमी के लिए हॉटलाइन, इस्टेब्लिशिंग हॉटलाइंस बिटवीन न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटीज़ टू प्रिवेंट मिसअंडरस्टैंडिंग एंड मैनेज न्यूक्लियर रिस्क. गलतफहमियों को रोकने और परमाणु जोखिमों को प्रबंधित करने के लिए परमाणु कमान प्राधिकरणों के बीच हॉटलाइन स्थापित करना. नोटिफिकेशन ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट, इन्फॉर्मिंग ईच अदर, अगर आप कोई बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट कर रहे हो तो पहले से इन्फॉर्म करना है ताकि कोई भी मिस इंटरप्रिटेशन ना हो, कोई भी गलतफहमी ना हो. उसके बाद हम चलते हैं अपने टॉपिक नंबर 2 पे, द रोल ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इन पीस बिल्डिंग. जो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल है उसका पीस बिल्डिंग में क्या रोल है. So the United Nations Security Council plays a pivotal role in peace building efforts worldwide. जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल UNSC है वो वर्ल्ड के अंदर एक रोल प्ले करती है पीस बिल्डिंग के लिए एज वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन. ये यूनाइटेड नेशन का क्या है, एक मेन ऑर्गन है. 6 ऑर्गन में से एक ये मेन ऑर्गन है. इट इज़ प्राइमली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. और इसका काम क्या है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को बना के रखना. संयुक्त राष्ट्र परिषद दुनिया भर में शांति स्थापना प्रयासों में क्या करती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक के रूप में यह मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है. यहाँ शांति निर्माण में इसकी भूमिका पर एक विस्तृत नज़र डाली गई है. अब हम देखेंगे कि कैसे यह शांति निर्माण करती है. सबसे पहले ये क्या करती है, शांति सैनिकों की तैनाती, मैंडेटिंग पीस कीपिंग ऑपरेशंस. तो ये पीस कीपर्स को डिप्लॉय करती है. द UNSC ऑथराइजेज द डिप्लॉयमेंट ऑफ पीस कीपिंग फोर्सेज टू कॉन्फ्लिक्ट जोन. जहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट हो रखा है वहाँ पर पीस कीपिंग फोर्स को डिप्लॉय करती है, भेजती है. टू मॉनिटर सीज फायर्स, सेपरेट वॉरिंग पार्टीज, जो पार्टीज वॉर कर रही हैं उन्हें अलग करने के लिए लोग जाते हैं. एंड इंश्योर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पीस एग्रीमेंट, और उनके बीच में क्या करवा दिया जाता है, शांति समझौता करवा दिया जाता है. तो शांति सैनिकों की तैनाती, संघर्ष क्षेत्रों में युद्ध विराम की निगरानी करना, लड़ाई कर रहे पक्षों को अलग करने और शांति समझौते के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए UNSC शांति सैनिकों की क्या करती है, तैनाती को मंजूरी देती है. ठीक है. दूसरी चीज़ वो क्या करती है, पीस एग्रीमेंट्स करवाती है इनके बीच में, मीडिएशन और नेगोशिएशन करवाता है UNSC. सो द UNSC ऑफन सपोर्ट्स मीडिएशन एफर्ट्स एंड नेगोशिएशंस बिटवीन कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज टू रीच पीस एग्रीमेंट्स. सो जो UNSC है ये क्या करता है, सपोर्ट करता है मीडिएशन एफर्ट्स को, नेगोशिएशन को उन पार्टीज़ के बीच में जो क्या कर रहे होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट कर रहे होते हैं, टू रीच पीस एग्रीमेंट्स. सो UNSC अक्सर शांति समझौतों तक पहुंचने के लिए संघर्षरत पक्षों के बीच मध्यस्थता प्रयासों और वार्ताओं का समर्थन करता है. सैंक्शंस लगाना, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सैंक्शंस लगा दिए जाते हैं. द UNSC कैन इम्पोज सैंक्शंस ऑन कंट्रीज और ग्रुप्स दैट थ्रेटन पीस. जो पीस के लिए क्या होते हैं, खतरा होते हैं, उनके ऊपर सैंक्शंस लगा दी जाती हैं. टू कंपेल दैम टू कंप्लाई विद इंटरनेशनल लॉज एंड नॉर्म्स, ताकि वो लोग मजबूर हो जाएं इंटरनेशनल मानदंडों का पालन करने के लिए. आर्थिक और राजनीतिक प्रतिबंध, UNSC शांति को खतरे में डालने वाले देशों या समूहों पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और मानदंडों का पालन करने के लिए प्रतिबंध लगा सकता है. उसके बाद वो फोर्स का यूज़ भी कर सकता है. भाई अगर ज़्यादा हो रही है प्रॉब्लम तो वो क्या कहेगा, सैन्य हस्तक्षेप की मंजूरी दे देगा. तो UNSC कैन ऑथराइज मिलिट्री इंटरवेंशन टू रीस्टोर पीस एंड सिक्योरिटी. क्यों, ताकि वापस से जो पीस है वो रीस्टोर हो सके. ठीक है. सुरक्षा बहाल करने के लिए सैन्य हस्तक्षेप को वह मंजूरी दे देगा. तो ये होता है फोर्स का यूज़ करना. उसके बाद पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है कि जो UNSC है वो सपोर्ट करता है एफर्ट्स टू रीबिल्ड गवर्नमेंटल एंड सिविल इंस्टीट्यूशंस इन पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट एरिया. अगर कहीं पे इतना कॉन्फ्लिक्ट हुआ कि बिल्डिंग्स टूट गई, सिविल इंस्टीट्यूशंस टूट गए,
तो उन सबको बनाने के लिए वह दोबारा से क्या करता है, सपोर्ट करता है ताकि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ला सके। सो संस्थानों के पुनर्निर्माण में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संघर्ष के बाद के क्षेत्रों में दीर्घकालीन स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सरकारी और नागरिक संस्थानों के पुनर्निर्माण के प्रयासों का यह समर्थन करता है। देन ये प्रमोट करता है ह्यूमन राइट्स और जस्टिस को, इस्टेब्लिशिंग ट्रिब्यूनल्स एंड कोर्ट्स वगैरह कहीं पे भी इस्टेब्लिश करके जहाँ पे भी वॉर क्राइम्स होते हैं जस्टिस को इंश्योर करता है और पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट सेटिंग्स भी करता है। सो युद्ध अपराधों को संबोधित करने और संघर्ष के बाद की स्थितियों में न्याय और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधिकरण और अदालतें स्थापित करना इसका एक इम्पॉर्टेंट काम है। सो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको एग्जाम्स की तैयारी बहुत ही अच्छे से करनी है तो इन आंसर्स के शॉर्ट पॉइंट्स बना के कॉपी में नोट कर लो, सुबह इन्हें रिवाइज कर लेना। उससे और मैं ये आपसे कहना चाहती हूँ, नीचे कमेंट में जो लिंक है उस पर जो वीडियोज़ हैं उनके साथ भी आपको सेम टू सेम ऐसे ही करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के नोट्स बना लेने हैं। अब हम बात करेंगे आर्म्स कंट्रोल एंड डिसआर्मामेंट की। आर्म्स कंट्रोल क्या होता है? हथियार नियंत्रण करना और निरस्त्रीकरण करना। ये क्यों किया जाता है? ताकि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति में निर्माण के ये महत्वपूर्ण घटक होते हैं कि ना। आर्म्स कंट्रोल और डिसआर्मामेंट क्या है? They are the critical components of international security and peace building efforts. These terms often used interchangeably have distinct meaning. वैसे तो इन दोनों को क्या interchangeably एक ही समझ लिया जाता है, but still they both have a different meaning and involve different strategies to manage and reduce the proliferation of weapons. और हथियारों की रोक लगाने में इन दोनों की जो स्ट्रेटजीज हैं वो भी अलग अलग हैं। सो हथियार नियंत्रण और निरस्त्रीकरण अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति निर्माण प्रयासों के महत्वपूर्ण घटक हैं। अक्सर यह एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किए जाने वाले इन शब्दों के जो अर्थ हैं वह अलग अलग होते हैं और इनमें हथियारों के प्रसार को प्रबंधित करने और कम करने के लिए अलग अलग रणनीतियां जो हैं वह शामिल होती हैं। हम बात करेंगे पहले आर्म्स कंट्रोल की। सो आर्म्स कंट्रोल रेफर्स टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स टू मैनेज द डेवलपमेंट, टेस्टिंग, प्रोडक्शन, डिप्लॉयमेंट एंड यूज ऑफ वेपन्स। सो आर्म्स कंट्रोल का क्या मतलब होता है? आर्म्स कंट्रोल का मतलब होता है इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स करना टू मैनेज द डेवलपमेंट, टेस्टिंग, प्रोडक्शन, डिप्लॉयमेंट एंड यूज ऑफ वेपन्स। शस्त्र नियंत्रण से तात्पर्य है हथियारों के विकास, परीक्षण, उत्पादन, तैनाती और उपयोग के लिए प्रबंधन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौता। ठीक है, तो आर्म्स कंट्रोल क्या है? एक तरह का एग्रीमेंट है। द प्राइमरी गोल्स आर टू एनहांस स्टेबिलिटी लाने के लिए, स्थिरता बढ़ाने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट के रिस्क को कम करने के लिए और ट्रस्ट बनाने के लिए दोनों नेशंस के बीच में। सो अब हम बात करेंगे इसके की एस्पेक्ट्स की। सबसे पहले है बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल ट्रीटीज़। सो एग्रीमेंट्स बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज टू रेगुलेट आर्मामेंट्स। इसके दोनों जो कंट्रीज़ हैं उनके बीच में क्या होते हैं? एग्रीमेंट्स होते हैं। जैसे कि इसमें आप क्या बताएंगे एग्जाम्पल में? स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड रशिया एंड द ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म फोर्सेज इन यूरोप। ये 2 ट्रीटीज़ हैं जो इसके अंदर एग्रीमेंट्स हैं जो आपके आर्म्स कंट्रोल में आते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये क्या करेंगे, जो भी वो रखेंगे ना हथियार, वो लिमिटेड रखेंगे, कंट्रोल रखेंगे अपने आर्म्स पे। देन वेरिफिकेशन मैकेनिज्म क्या होते हैं? प्रोसीजर्स टू इंश्योर कंप्लायंस विद आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट थ्रू इंस्पेक्शन, मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग। अब एक बार तुमने साइन कर दिए आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी पे, तो ये नहीं है कि तुम अंदर अपने देश में छुपे छुपे हथियार बनाते रहोगे। वहाँ पे क्या होगा कि आपके ऊपर नज़र रखी जाएगी, आपको मॉनिटर किया जाएगा। आपका निरीक्षण, निगरानी और रिपोर्टिंग के माध्यम से हथियार निरंतर समझौते का अनुपालन सुनिश्चित करा जाता है। और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इसी के अंदर आते हैं। जो अभी मैंने आपको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में बताए थे, वो जो है वो इसी का ही पार्ट है। किसका? आर्म्स कंट्रोल का पार्ट है। सो एक्शंस टू इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी सच एज शेयरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ एंड एक्टिविटीज़। तो ये इसी के अंदर आते हैं आपके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे डिसआर्मामेंट के बारे में। डिसआर्मामेंट रेफर्स टू द रिडक्शन ऑफ एलिमिनेशन ऑफ अ कंट्री मिलिट्री फोर्सेज। कि जो हमारी मिलिट्री फोर्स है उसके अंदर हम क्या कर दें? रिडक्शन कर दें, अपने वेपन्स में रिडक्शन कर दें। इट एम्स टू डिक्रीज द लाइकलीहुड ऑफ वॉर। इससे क्या होगा? वॉर होने की जो संभावना है वह क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। रिड्यूस मिलिट्री स्पेंडिंग्स, इससे मिलिट्री पे जो पैसा है वो कम हो जाएगा। एंड प्रमोट ग्लोबल सिक्योरिटी, और जो पूरा का पूरा ग्लोब है उसमें क्या आ जाएगी?
सिक्योरिटी आ जाएगी। सो निरस्त्रीकरण का तात्पर्य है किसी देश के सैन्य बलों और हथियारों को कम करना या ख़त्म करना। इसका उद्देश्य युद्ध की संभावना को कम करना, सैन्य खर्च को कम करना, वैश्विक सुरक्षा को बढ़ावा देना है। सो स्टूडेंट्स, अब मेरे को ऐसा लगता है कि आपको आर्म्स कंट्रोल और डिसआर्मामेंट दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो वीडियो को स्टॉप करके दोबारा से एक बार पढ़ लेना। उसके बाद हम बात करेंगे न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट्स की। इसका क्या मतलब है? एफर्ट्स टू रिड्यूस एंड अल्टीमेटली एलिमिनेट न्यूक्लियर वेपन। न्यूक्लियर वेपन को कम कर दो या तो बनाओ ही मत। की ट्रीटीज इंक्लूड द ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन NPT एंड कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी, ये CTBT, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। NPT और CTBT के बारे में आपको ज़रूर लिखना है न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट में। सो परमाणु हथियारों को कम करने और अंततः समाप्त करने के प्रयास। प्रमुख संधियों में परमाणु अप्रसार संधि और व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि जो है वह शामिल है। रिड्यूसिंग कन्वेंशनल वेपन्स। अब जो आपके कन्वेंशनल वेपन्स हैं उन्हें आपको कम करना है, जैसे कि टैंक, एयरक्राफ्ट, आर्टिलरी, ये सबको क्या करना है? आपको कम करना है। सो टैंक, विमान और तोपखाने जैसे पारंपरिक हथियारों को कम करना। दिस कैन इंक्लूड रीजनल एग्रीमेंट्स टू लिमिट स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ आर्मामेंट। क्या इसमें विशिष्ट प्रकार के हथियारों पर रोक लगा दी जाती है। केमिकल एंड बायोलॉजिकल डिसआर्मामेंट आपको पता होगा कि मान लो कि हमने ना कोई ऐसा वायरस डेवलप कर लिया और पाकिस्तान के ऊपर छोड़ दिया, तो वो तो एक तरह का बायोलॉजिकल वॉर हो गया ना। तो बायोलॉजिकल डिसआर्मामेंट की भी ट्रीटी हो रखी है, प्रोहिबिटिंग द डेवलपमेंट, प्रोडक्शन एंड यूज़ ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स, जो रोक लगाती है कि आप केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स का डेवलपमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अंदर जो एग्रीमेंट्स है वो कौन से हैं? केमिकल वेपन कन्वेंशन CWC एंड द बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन BWC। ये दोनों भी आपको याद कर लेने हैं, NPT, CTBT, CWC एंड BWC, ठीक है। ये जैविक हथियार पे क्या लगाते हैं? रोक लगाते हैं। प्रमुख समझौते हैं रासायनिक हथियार सम्मेलन और जैविक हथियार सम्मेलन इसमें शामिल हैं। सो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो आंसर्स हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऑल्सो कमेंट्स में से लिंक लेना ना भूलें, क्योंकि उसमें जो वीडियोज़ हैं उनके आंसर्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए।